ईरान कतर में अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला कर रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। जो इजराइल सीज फायर के ऐलान के बाद गजा में सीज फायर अभी तक नहीं कर रहा हो, क्या वो सीज फायर के लिए तैयार हो जाएगा? और अगर तैयार हो जाएगा तो किन शर्तों पर तैयार होगा? आप सीज फायर का नाम लेकर हेडलाइंस पर कब्जा कर रहे हैं और उसी समय गजा पर हमला सीज फायर की घोषणाओं का मजाक भी उड़ रहा है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए शांति के नए मसीहा ट्रंप के सीज फायर के ऐलान को देखा जाना चाहिए। फिलहाल उनके ऐलान से यह तय करना मुश्किल हो गया है कि कतर के अल उबैदा अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला करना बड़ी घटना है या ट्रंप का सीज फायर का ऐलान करना बड़ी घटना है। सब इंतजार कर रहे थे कि ईरान ने कतर के दोहा के पास अमेरिका के सैनिक अड्डे पर जो हमला किया है तो इसके बाद अमेरिका ईरान पर भयानक बमबारी करेगा और फिर उसके बाद ईरान का बचाव मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ट्रंप सीज फायर और युद्ध की समाप्ति की भाषा बोलने लग जाते हैं। क्या वाकई सीज फायर हो जाएगा? युद्ध का अंत हो जाएगा? ट्रंप के बयान पर शक किया जा रहा है कि वो भ्रामक हैं, लेकिन उन्होंने ईरान के हमले के बाद ये तो नहीं कहा कि अब अमेरिकी लड़ाकू विमानों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। यही कहा कि हमला करके ईरान ने अपने सिस्टम से गुबार यानी भड़ास निकाल लिया है। सीज फायर की घोषणा के बाद ट्रंप ने दोनों देशों से कहा कि युद्ध विराम शुरू हो चुका है, इसका उल्लंघन ना करें। मगर 3 घंटे भी नहीं बीते और खबर आने लगी कि युद्ध विराम का उल्लंघन हो गया है। इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान द्वारा मिसाइल दागी गई हैं जो हाइफा की तरफ आई हैं, इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया है। मगर यह भी कहा गया है कि इजराइल इस हमले का कड़ा जवाब देगा। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री बता चुके हैं कि हमने युद्ध विराम के शुरू होने से पहले के आखिरी मिनट तक हमला किया, यानी इसके बाद नहीं किया है। ट्रंप इस मामले में कमाल के लगते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा भी सबसे पहले उन्होंने की। अब ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की घोषणा भी वही कर रहे हैं। दोनों देशों को बधाई दे रहे हैं कि इजराइल और ईरान इस बात को लेकर सहमत हो गए हैं कि पूरी तरह से सीज फायर होगा। अभी से 6 घंटे के बाद ईरान और इजराइल धीरे धीरे हमला कम करेंगे और 12 घंटे होते होते युद्ध समाप्त मान लिया जाएगा और 24 घंटे बाद 12 दिन की इस लड़ाई का आधिकारिक अंत हो जाएगा। दुनिया इसे सलाम करेगी। 12 घंटे में युद्ध विराम तो नहीं हुआ, ईरान और इजराइल एक दूसरे पर भीषण हमला कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन ट्रंप ने सीज फायर को लेकर 3 बार बयान दे दिया है। अपने दूसरे बयान में ट्रंप ने कहा है कि ईरान और इजराइल उनके पास युद्ध विराम के लिए आए थे। मंगलवार सुबह ट्रंप ने लिखा है, इजराइल और ईरान दोनों लगभग एक साथ मेरे पास आए और कहा कि उन्हें शांति चाहिए। मुझे तभी समझ आ गया था कि अब समय आ गया है। दुनिया और मध्य पूर्व ही असली विजेता हैं। क्या नेतन्याहू भी गए थे? और अगर नेतन्याहू गए थे तो नेतन्याहू का जाना ट्रंप के बयान को नाटकीयता भी प्रदान करता है, लेकिन विश्वसनीयता की चमक थोड़ी फीकी भी कर देता है। तब भी दोनों का अमेरिका के पास जाना बहुत कुछ जानने के लिए बेचैन करता है। ट्रंप के बयान दुनिया के बाकी नेताओं से अलग तो होते हैं। 6 घंटे में हमला कम होगा, 12 घंटे में सीज फायर होगा और 24 घंटे में युद्ध समाप्त मान लिया जाएगा। अगर ट्रंप ने ईरान और इजराइल दोनों को बधाई दी है तो इसका कुछ तो मतलब है। उन्होंने कहा है कि दोनों के धीरज, साहस और बुद्धिमत्ता को भी तारीफ होनी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों का बयान छप रहा है कि युद्ध विराम से जुड़ा कोई संदेश नहीं मिला है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया उन्हें किसी समझौते की जानकारी नहीं है। अगर ईरान पर अवैध हमला करने वाला इजरायली रिजीम तेहरान के समय सुबह 4 बजे तक हमला रोक देता है तो हमारा भी उसके बाद जवाबी कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। हम अपने सैनिक ऑपरेशन रोकने के बारे में अंतिम फैसला बाद में लेंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अराक्ची ने जरूर कहा है कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इस शर्त पर जवाबी हमला रोकने की बात तो की है कि अगर इजराइल रुक जाएगा तो हम भी रुक जाएंगे। ईरान पहले से ये बात कह रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था कि हमें थोपी हुई शांति भी मंजूर नहीं है और थोपा हुआ युद्ध भी स्वीकार करने के काबिल नहीं है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि जब ट्रंप ने बिना शर्त सरेंडर की बात कही तब ईरान ने साफ साफ कह दिया कि सरेंडर नहीं करेंगे। अमेरिका की धमकी का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ नहीं आता कि नेतन्याहू अब क्यों नहीं बोल रहे हैं। कम से कम 12-14 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं बोला है।
21 जून की बमबारी के बाद नेतन्याहू ने यही कहा था ना कि वो और ट्रंप दोनों मानते हैं कि शक्ति से शांति आती है। तो इस बार कितनी शक्ति से शांति आ रही है? और जिसकी शक्ति कमजोर पड़ने से शांति आ रही है, ईरान की शक्ति से या अमेरिका की शक्ति से या इजराइल की शक्ति के कमजोर पड़ने से? क्या ट्रंप ने नेतन्याहू को फंसा दिया है? क्या उनके राजनीतिक भविष्य को चमका दिया है? ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर शक्ति से शांति का पोस्टर डाल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रंप ने सीज फायर किया, यहां तक तो सारी बात ठीक है। इजराइल का तुरंत बयान क्यों नहीं आया? 12 घंटे में 3 बार ट्रंप का बयान आ गया है। नेतन्याहू को बोलना तो पड़ेगा, लेकिन देखना होगा कि वो विजेता होने का नाटक किस तरह से करते हैं। गार्जियन अखबार ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से लिखा है, सोमवार को ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से खुद बात की। वहीं राष्ट्रपति जेडी वॉन्स ने तेहरान से बातचीत की। इसके मुताबिक इजराइल ने युद्ध विराम पर तभी सहमति जता दी थी जब यह साफ हो गया कि ईरान कोई नया हमला नहीं करेगा। ईरान की तरफ से भी कोई संकेत दिया गया कि अब आगे कोई हमला नहीं होगा। रॉयटर्स के अनुसार कतर ने पर्दे के पीछे इस समझौते को करवाने में अहम भूमिका निभाई है। एक अधिकारी ने रॉयटर्स को जानकारी देते हुए बताया है कि कतर के प्रधानमंत्री ने तेहरान से फोन पर बातचीत कर ईरान की सहमति सुनिश्चित की और अन्य मध्यस्थों की एक संयुक्त कूटनीतिक कोशिश रही है। ईरान को मनाने में कतर ने एक पुल की भूमिका निभाई है। ईरान कतर पर हमला करता है, वहां के अमेरिकी सैनिक अड्डे पर करता है और कतर कहता है कि उसकी संप्रभुता पर भी हमला है, और वहीं कतर सीज फायर की डील भी करा रहा है। कुछ ही दिन पहले कूटनीति के विद्वान ऐलान कर रहे थे, अब दुनिया में कूटनीतिक नाम की कोई चीज नहीं बची है। किसी की बात पर भरोसा नहीं है और किसी की बात की कोई उम्र नहीं रह गई है। कतर का ईरान से बात करना, ट्रंप का इजराइल से बात करना, सीज फायर का ऐलान करना, शुरू से ही जानकारों का एक हिस्सा ये मानता रहा है कि यह हमला बहुत आगे नहीं जाएगा। यह भी हुआ है, लोग लिख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका दोनों में हमला करने से पहले एक दूसरे को जानकारी दे दी थी ताकि नुकसान कम से कम हो। आप कह सकते हैं कि युद्ध के बीच एक तरह से यह शांति का युद्ध अभ्यास भी कहा जा सकता है, जिसमें ज्यादा नुकसान ना हो। ईरान के हमले के फौरन बाद ही खबरें आने लगी कि ट्रंप हमले का जवाब नहीं देने वाले हैं। कूटनीति पर लिखने वाले एक समूह ने कहा है कि इस टकराव की शुरुआत से ही बाजार की दिशा साफ रही है और S&P इंडेक्स 30% नीचे चली जाती। इसका ठीक उल्टा हो रहा है। भारत का बाजार भी खुलते ही 800 अंक ऊंचा चला गया। कुल मिलाकर बाजार में तबाही तो नहीं देखी जा रही है। ईरान ने कहा है कि थोपी हुई शांति, थोपा हुआ युद्ध स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो नेतन्याहू के लिए यह सीज फायर क्या है? आखिर ईरान और इजराइल दोनों इसकी पुष्टि क्यों नहीं कर रहे हैं कि सीज फायर हो गया है? ईरान और इजराइल के बीच सरेंडर किसने किया? अब इस पर बहस चलेगी। नेतन्याहू सरेंडर का नाम ना दे दिया जाए। ईरान पर हमला कर अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने वाले नेतन्याहू का क्या होगा? 12 घंटे तक नेतन्याहू क्यों चुप रहे? क्या उनका भाषण लिखने वाला नींद की गोली खाकर सो गया था? 21 जून को तो तुरंत बयान आ गया था, ट्रंप ने इतिहास बदल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीज फायर का ऐलान कर ट्रंप ने नेतन्याहू का भविष्य बदल दिया हो? अगर ट्रंप के हिसाब से सीज फायर होता है तब तो नेतन्याहू की योजना शक्ति की भी गंभीर समीक्षा होगी। क्या इजराइल ईरान से लड़ पाया, जीत पाया? क्या क्या नहीं कहा गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मार दिया जाएगा, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है, ईरान में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। लेकिन क्या उनका यह सब मकसद पूरा हो पाया? परमाणु ठिकाने पर बम गिराने को नेतन्याहू भुना नहीं सकते। सबको पता है कि ईरान के पास बम बनाने की क्षमता नष्ट नहीं हुई है। अमेरिका के बमों से परमाणु प्लांट को खास नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि सबने यही देखा है कि ईरान पर हमला करने गए नेतन्याहू को कुछ ही दिन के भीतर अमेरिका अमेरिका चिल्लाना पड़ा। ऐसा लगा कि वो अमेरिका के बिना एक दिन भी इस युद्ध में नहीं टिक सकते। क्या ट्रंप ने नेतन्याहू की बात भी मानी और हमेशा के लिए उन्हें कमजोर भी कर दिया? यह जरूर दिखा कि आमने सामने की लड़ाई में इजराइल ईरान पर हावी होते हुए भी टिक नहीं सका, क्योंकि ईरान कभी कमजोर पड़ा ही नहीं। ईरान ने अपना दबदबा तो दिखाया है, वो भले ही कई मामलों में कमजोर हो, लेकिन मैदान में आकर भिड़ गया। तब भी भिड़ा जब उसकी सेना की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया था। मध्य पूर्व के दब्बू देशों को भी बता दिया गया कि ईरान ने इस इलाके में अमेरिका से लड़ने
करने की हिम्मत वही रखता है। इजराइल की इतनी तारीफ होती है, जबकि 7 अक्टूबर 2023 के बाद आज तक वो बंधकों को नहीं छुड़ा सका। आज तक हमास के नाम पर हजारों लोगों को मार दिया गया, अभी तक मार रहा है। उसी हमास से ट्रंप डील करते हैं और एक अमेरिकी बंधक को छुड़ा लेते हैं, जो साफ साफ बता गया कि नेतन्याहू कुछ भी नहीं है। अमेरिका के बिना इजराइल के पास अचूक सैनिक शक्ति और रणनीति के नाम पर कुछ खास नजर नहीं आया है। इस लड़ाई में कई बार संयोग से और अक्सर धोखे से ईरान से लेकर लेबनान की लीडरशिप को मार देना अलग बात है। मोबाइल फोन में पेगासस लगाकर किसी के बेडरूम से लेकर बाथरूम में झांकना अलग बात है। ऐसी क्षमता हो सकती है और है भी। युद्ध के मैदान में युद्ध के नियमों के तहत लड़ने का साहस दिखाना इन सब से काफी अलग होता है। पेजर में शॉर्ट सर्किट की क्षमता का प्रदर्शन करने वाला इजराइल ईरान के जवाब के आगे कमजोर तो दिख रहा है। ईरान पर पहले हमला किया, लेकिन ईरान को सीज फायर के लिए मजबूर नहीं कर सका। सच्चाई तो यह है कि नेतन्याहू फंसते हुए लग रहे हैं। उन्होंने अंदाजा नहीं किया होगा कि ईरान ऐसी हालत कर देगा। नेतन्याहू को भी अंदाजा नहीं होगा कि अमेरिका से पूरी मदद नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इजराइल को लेकर अमेरिका का नजरिया लंबे समय के लिए बदला है। इस तरह की गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। हो सकता है कि अमेरिका में युद्ध के विरोध में, इजराइल के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ है, जो प्रदर्शन चल रहा है, उसे देखते हुए सीज फायर किया गया हो कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए, क्योंकि यह प्रोजेक्ट तो कई साल, कई दशक से चलता आ रहा है। यही कारण है कि 21 जून की रात ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम गिराने के बाद बम वर्षक विमान B-2 स्टेल्थ बॉम्बर अमेरिका लौट गए। ईरान ने इजराइल पर और इजराइल ने ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन अमेरिका इसमें नहीं कूदा। इससे लगने लगा कि अमेरिका ने बता दिया है कि उसकी भूमिका परमाणु ठिकानों तक ही सीमित थी, आगे युद्ध नहीं करेगा। ईरान ने जब अमेरिका को धमकी दी कि नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहिए, तब अमेरिका ने कहा कि अगर अमेरिकी सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया तो नहीं छोड़ेंगे। 21 जून की बमबारी के बाद ईरान ने कहा कि वो अमेरिका को नहीं छोड़ेगा। ईरान के सरकारी टीवी पर बाकायदा अमेरिकी सैनिक ठिकानों को मध्य पूर्व के नक्शे पर दिखाया गया था और कहा गया कि ईरान इन जगहों पर हमला कर सकता है। लेकिन कतर के अल उबैदा सैनिक अड्डे पर हमले के बाद अमेरिका ने जवाबी हमला नहीं किया। तो क्या यह भी कंफ्यूज करने की नीति है? जैसे 2 हफ्ते का समय लेकर अमेरिका ने 2 दिन में ईरान पर बम गिरा दिया, उसी तरह सीज फायर का बयान देकर ट्रंप कुछ और करना चाहते हो। लेकिन 10 घंटे भी इस वीडियो की दहशत कायम नहीं रही। दोहा के पास अमेरिका का मध्य पूर्व का सबसे बड़ा सैनिक अड्डा है। यहाँ अमेरिका के एयरबेस हैं। उस पर मिसाइलें दाग कर ईरान ने केवल अमेरिका को नहीं, मध्य पूर्व के देशों को भी चुनौती दे दी है। ट्रंप ने कहा कि अल उबैदा में हमारे बेस पर जो हमला हुआ है वो बहुत कमजोर है। हमले का नोटिस ईरान ने पहले ही दे दिया था, कोई हताहत नहीं हुआ है। मैं कतर के अमीर पर इलाके में शांति प्रयासों की तारीफ करना चाहता हूँ। 2020 में जब इराक दौरे पर गए ईरान के सेना कमांडर कासिम सुलेमानी की अमेरिकी ड्रोन द्वारा बगदाद में हत्या कर दी गई थी। तब जवाब में ईरान ने ऑपरेशन शहीद सुलेमानी शुरू किया और इराक में अमेरिकी सैनिक अड्डे पर हमला किया। 2020 से तुलना करके कई लोग लिख रहे हैं कि इस हमले के बाद मुमकिन है सब शांत हो जाए, अमेरिका और ईरान दोनों एक राउंड फायर हमला रोक दे। यही 2020 में भी हुआ था और इस बार भी हो सकता है। लोगों की यह बात करीब करीब सही साबित हुई। ईरान के हमले के बाद अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट होने लगा कि ट्रंप इस हमले का जवाब नहीं देगा तो युद्ध का अंत हो जाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि इस मामले में एक तीसरा भी है जिस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, और वो है इजराइल। ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि ईरान ने कतर पर हमला कर बड़ा खतरा मोल ले लिया है, अमेरिका ईरान को मिट्टी में मिला देगा, उन्हें काफी जल्दी झटका मिल गया होगा। ट्रंप तो कह रहे हैं कि ईरान ने हमला करने से पहले बता दिया था कि वो हमला करने वाला है। उन्होंने उकसाने पर भी भड़कने से इनकार कर दिया। ईरान के हमले के बाद देर रात न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट कर दिया था कि ईरान ने कतर को हमले से पहले ही हमें जानकारी दे दी थी, शायद ये सोचकर कि जान का नुकसान कम से कम हो।